बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने की है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात की है 9 अगस्त के आंदोलन की और 25 जुलाई के आंदोलन की भी। क्या दोनों साथ साथ आ गए हैं? क्या दोनों संगठन ही एक होने जा रहे हैं? बात करते हैं। हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल, साक्षात। केजरीवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या दोनों संगठन एक होने जा रहे हैं? अब जिस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्या दोनों में कोई फर्क नहीं रहा? नहीं, दोनों संगठन अलग अलग हैं, दोनों मूवमेंट्स अलग अलग हैं, क्योंकि दो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मुद्दों का कहीं ना दोनों कहीं मुद्दों की बात की। हाँ, तो दोनों मुद्दे ज़रूरी हैं और दोनों आंदोलन एक दूसरे का साथ देंगे। ये तो हमेशा से हम कहते रहे हैं, पिछले साल से ही हम कहते रहे हैं। तो 9 अगस्त को स्वामी रामदेव जी जब आंदोलन करेंगे, हम सब लोग उसमें शरीक होंगे। 25 जुलाई को जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो स्वामी रामदेव जी उसमें शरीक होंगे। शरीक किस हद तक, किस लिहाज से? वो आएंगे, स्टेज पे भाषण देंगे, जितना देर रुक सकते हैं वो उनके पास समय होगा वो रुकेंगे। उसी तरह से 9 अगस्त को जब वो होंगे तो जितना समय हम लोगों के पास होगा हम लोग जाएंगे। आप भाषण देंगे उनके मन से? क्योंकि पिछली बार कुछ अभी वो सारी डिटेल्स वर्कआउट नहीं हुई हैं, तो डिटेल्स जब वर्कआउट होंगी तभी पता चलेगा कौन भाषण देंगे, कौन भाषण नहीं देंगे। क्या आपको ऐसा कोई संकेत मिला कि वो नहीं चाहते कि आप भाषण दें? ऐसा कोई अभी जनता में तो ऐसे ही संदेश गया है कि वो अन्ना हजारे को तो चाहते हैं, हमें नहीं चाहते हैं। ऐसा उन्होंने हमें तो नहीं बोला है। हमें तो यही उम्मीद है कि उनका प्यार, उनकी मोहब्बत अभी भी बरकरार है। कुछ आपको इस बारे में कोई शंका नहीं है? उस दिन उन्होंने मंच से बोला था कि नाम लेने पे मतभेद हैं, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि हम लोगों की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि भ्रष्टाचारी लोग जो हैं उनका नाम तो लिया जाना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमों की भी मांग होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की मांग के साथ साथ चिन्हित करके भ्रष्टाचारी मंत्रियों और भ्रष्टाचारी बड़े बड़े अफसरों के नाम तो लिए जाने चाहिए। इस पे मुझे लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, चाहे वो इस पे राजी हो या ना हो। मुझे लगता है हम मना लेंगे उनको। वो ये भी कह रहे हैं कि एफडीआई में 80% काला धन होता है। इस तरह ये स्टेटमेंट आपको स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लगता? जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, आप कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव जी ने ये मुद्दा उठाया। अगर ये मुद्दा उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसमें 80% काला धन है, इस तरह से मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने किसी स्टडी का हवाला दिया है कि नहीं दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जांच करके उसको प्लग करना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, अब दूसरा सवाल। एक तो ये रामदेव जी के साथ आप हैं या नहीं, उस पर तो आप कह रहे हैं कि अभी बाकी प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज होगा। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि अब ये टीम केजरीवाल हो गई है, क्योंकि किसने कहा? क्योंकि पैम्फलेट जो दिल्ली में शायद बटे, उनमें सिर्फ अन्ना हजारे और आपकी तस्वीर थी, न किरण बेदी न प्रशांत भूषण। पर जो लोग अनशन पे बैठ रहे हैं वो एक तरह से अपील थी हम लोगों की तरफ से, तो वो अपील में चूंकि मैं अनशन पे बैठ रहा था तो वो मेरी तरफ से अपील छपी थी, तो इसमें अन्ना हजारे हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और वो तो रामदेव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रामदेव जी के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो भी अच्छे अच्छे लोग, मान लीजिए कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले करते हैं, उनके साथ भी करेंगे हम। अरुणा रॉय जी करेंगे तो उनके साथ भी करेंगे। सबके साथ, हम कोई अलग अलग थोड़ी है, इस देश के नागरिक है सारे के सारे भाई। हम ये जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये सरकार भी यही करती है, डिवाइड एंड रूल। अन्ना अलग, रामदेव अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सबके अंदर डिविजन पैदा कर। आपकी टीम मतलब वही टीम है जो टीम अन्ना है? बिल्कुल, सारे। टीम केजरीवाल नहीं है, टीम अन्ना भी नहीं है, टीम के ये सारे शब्द आप ही लोगों के दिए हुए हैं। सही बात है, ये मीडिया के दिए हुए अल्फाज हैं, लेकिन किरण बेदी इनको इस्तेमाल करती रही है मंच से ही। अब हम लोगों ने इस्तेमाल करने चालू कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों ने दिए हैं, जनता ऐसे समझती है, तो हम भी इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों। तो अब आगे चल के टीम केजरीवाल भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा? टीम केजरीवाल कुछ नहीं है, केजरीवाल का कोई औकात नहीं है, केजरीवाल की कोई वो नहीं है। अन्ना हजारे बहुत। तो फिर सब इतने नाराज होकर क्यों चले जाते हैं आपके यहाँ से? वो शिवेंद्र सिंह चौहान साहब जो फेसबुक पेज चलाते थे, वो भी आप ही से नाराज होकर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा फेसबुक पेज अब इनके लिए नहीं है, मैं सबके लिए चलाऊंगा। देखिए, मैं ये बता देता हूँ कि फेसबुक पेज के ऊपर वो अकेले एडमिन चला रहे थे। वो आंदोलन की डे टू डे एक्टिविटीज से वो वाक़या नहीं रखते हैं, वो अपने घर से चलाते हैं। तो उनसे बार बार प्रशांत, मैं तो ये आश्चर्यचकित हूँ, उनका वार मेरे ऊपर क्यों हो रहा है? हाँ, हम वही सवाल है कि आप ही के ऊपर क्यों हो रहा है? कि कासमी साहब का भी वार आप ही पर होता है, जो अलग होता है, चाहे राजेंद्र सिंह जी हो, चाहे राजगोपाल जी हो। मेरे को ये, मैं सारी बताता हूँ, आपने अच्छा प्रश्न है। उनकी बातचीत सीधे प्रशांत भूषण से हो रही थी। प्रशांत भूषण ने भरी मीटिंग में उनको बुरी तरह से डांटा और बाहर निकल के वो वार मेरे ऊपर करते हैं, चिट्ठी मुझे लिखते हैं, इंटरव्यू मेरे खिलाफ देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि उनको कोई करवा रहा है कि वो खुद कर, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। 1 महीना पहले वो ऑफिस आए थे, 1.5 महीना पहले, वो कहते हैं अरविंद मैं सबसे ज्यादा इज्जत आपकी करता हूँ।
अगले उसके कुछ दिन बाद मीटिंग हुई जिसमें प्रशांत भूषण ने कहा उनको कि आप अकेले एडमिन मत बनिए, 2 कोर कमेटी के मेंबर्स को और एडमिन बना दीजिए ताकि जब आप बीमार हों या कुछ हों तो ये फेसबुक पेज चलता रहे। उन्होंने कहा मैं किसी को एडमिन नहीं बनाऊंगा। तो वो दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे ऊपर वॉर हुआ। शमूम काशमी साहब अंदर मीटिंग के अंदर मैंने कुछ नहीं बोला, उसके गोपाल राय जी ने उनकी टेप को पकड़ा, वो टेप करते हुए किसी और ने उनको डांटा, मैं तो चुपचाप बाहर निकल के मेरे ऊपर वार। तो ये कहीं जानबूझ के एक सब लोगों के साथ जानबूझ के कैसे हो सकता है? ऐसी कैसी साजिश की सभी लोग जो बाहर निकल रहा है वो आप ही के खिलाफ बोलता हुआ निकल रहा है? आप किसी से पूछ लीजिए क्यों बोल रहा है वो, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? हाँ वही सवाल है, यही सवाल है, मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ, क्यों मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऐसा हो रहा हो जिससे लोग नाराज हो रहे हो? बाकी लोग तो नहीं गए भाई, 25 लोग एक एक करके अगर जा रहे हो तो जब तक सारे ना चले जाएं तब तक साबित नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये मूवमेंट इतना व्यापक नहीं बनता। ये मूवमेंट इतना व्यापक बना, इसका एक एविडेंस, ये सबूत ये है कि भाई इसकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है। कुछ लोगों को अगर वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो उनके टारगेट, जो भी आपके विरोध में हो जाता है वो वेस्टेड इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस क्यों हो जाता है? हो सकता है ना कि सब जो विरोध कर रहा हो उसकी अपनी कोई दलील हो। अगर जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि मेरे से किसी का कोई झगड़ा ही नहीं था, अगर था भी तो वो रह सकते थे, और झगड़ा ना होते वो उन्होंने बाहर निकल के केवल मुझे निशाना बनाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन वेस्टेड इंटरेस्ट के निशाने पे पहले उन्होंने अन्ना को निशाना बनाने की, 16 अगस्त के पहले अगर आप उठा के देखें, मैं निशाने पे नहीं था, अन्ना हजारे निशाने पे थे, मनीष तिवारी खड़ा होकर अन्ना को निशाना बनाते थे, दिग्विजय सिंह वो तो वैसे दूसरे पाले में सरकार के विरोधियों को छोड़िए, जो अंदर थे, जो वही लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। शमूम काशमी मुलायम सिंह यादव के साथ बिजनेस क्लास के अंदर हवाई जहाज में बैठ के कैसे जा सकते हैं? शमूम काशमी के पास अपनी बस का किराया देने का पैसा नहीं होता है। कौन है उनके पीछे? मुलायम सिंह यादव है उनके पीछे। बिजनेस क्लास के अंदर फोटो खींची गई है, फोटो अखबारों के अंदर छपी है, और आप कहते हैं इनके पीछे कोई नहीं है। नहीं, हम ये नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके विरोध में उनके पीछे कोई ना कोई है। चलिए, अच्छा अगले सवाल पर मैं कहता हूं कि आप क्या इस सिद्धांत को मानते हैं कि जब तक किसी पर आरोप साबित ना हो जाए वो निर्दोष है? पर आरोप साबित होने की कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए। नहीं, क्या आप सिद्धांत को मानते हैं? नहीं, सिद्धांत तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आरोप साबित होने की प्रक्रिया ही ना हो देश के अंदर तो सारे फिर आरोपी रहेंगे, फिर एक ऐसी एनार्की आ जाती है देश के अंदर कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है। नहीं, क्या आप इस सिद्धांत को मानते हैं कि चाहे लाख गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके मेरी बार फिर मुझे पता है आप किस प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो सीधा प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपका? कि ये जो ये आप आरोप लगाते हैं वो लोग तब तक गुनहगार होते हैं जब तक वो अपने आप को साबित न कर लें। ये तो उल्टा सिद्धांत चल रहा है ना। कैसे साबित करेंगे? जांच, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी के ऊपर प्रणब मुखर्जी ने आपका जवाब भी दिया, हाँ, कि भाई जब उनके जवाब में प्रशांत भूषण खुद PIL लेके अदालत में गए हुए हैं तो या तो वो अदालत में जो चल रहा है उसको मान लें या बाहर लड़ाई कर लें। CBI सरकार के हाथ की कठपुतली है। इस देश में कोई जांच एजेंसी नहीं है जो प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी साहब के भ्रष्टाचार की जांच कर सके, एक भी एजेंसी नहीं है। कहते हैं हम CBI से जांच कराएंगे, CBI की तो रिपोर्ट ही आप लिखते हो, खुद ही लिखते हो। कल के कोई अफवाहों का बाजार, आप जो कह रहे हैं SIT से जांच हो, हाँ, अगर जांच में निर्दोष पाए गए तो आप क्या करेंगे? आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी? हम बहुत खुश होंगे। हम तो चाहते हैं खुशी के लिए नहीं कर सकते ना कोई। अगर आप कह रहे हैं कि SIT से जांच होनी चाहिए, अब चलिए एक SIT हो गई, उसमें कोई निर्दोष साबित हो गया तो आपकी सजा क्या? हमारी क्यों सजा होनी चाहिए? अरे आपने इतना आरोप लगाया। देखिए एक मिनट, इस देश के अंदर IPC है, CRPC है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइमा फेसी पहले देखा जाता है कि इस सबूत में दम है कि नहीं है। हम आम नागरिक हैं, हमने आरोप लगाया, और ये आरोप हमने नहीं लगाया, CAG ने लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। ये सारे आरोप हम नहीं लगा रहे। CAG कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ का कोयले का नुकसान पहुंचाया देश को। अब उसकी जांच तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं तो उसकी तो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से तो चलेगा। कौन सी PAC में जाएगा? PAC में जांच नहीं होती है, बेवकूफ बना रहे हैं देश को। PAC में जांच नहीं होती है, चलिए जांच होती है थाने में। चलिए फिर हम उस बहस पे चले जाएंगे जो 25 जुलाई को मंच पर होनी है, जंतर मंतर पर फिर देखेंगे। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति ना बने, अपने तर्क दिए। अब राहुल गांधी के लिए मांग हो रही है कि उनको कोई पद ग्रहण करना चाहिए, कोई नया रोल करना चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या विचार है? ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, हमारा राहुल गांधी जी से भी कुछ लेना देना नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है, BJP सबसे बड़ी पार्टी है।
हमारा उनसे कोई लेना कोई देना मतलब हमारा तो आम आदमी है, भ्रष्टाचार और महंगाई से लेना देना। एनडीए नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाया, अपना मामला है। कैंडिडेट प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने की सोच रहे हैं, तो वो उनका सबका अपना मामला है। हमारा है भ्रष्टाचार और महंगाई। यहाँ भी तो प्रणब मुखर्जी कैंडिडेट बने ना। इन लोगों की राजनीति, प्रणब मुखर्जी साहब उन 15 मंत्रियों के अंदर थे जिन 15 मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। प्रणब मुखर्जी तो वो तो गुजरात सरकार में भी है। अगर एक मिनट में आ रहा हूँ उस पर। प्रणब मुखर्जी साहब ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जो लोकपाल बिल पे चर्चा कर रही थी। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी ने क्यों नहीं लोकपाल अच्छा बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि प्रणब मुखर्जी साहब खुद फंस रहे थे। तो 25 मई को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रणब मुखर्जी साहब पे आरोप लगाए थे। तब तक वो राष्ट्रपति। यही तर्क आपका नरेंद्र मोदी के लिए भी है कि वो लोकायुक्त इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो खुद भ्रष्ट हैं? हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत जो सामने आए थे 2 मंत्रियों के, मैं भी जब गुजरात गया था 2 मंत्रियों के सबूत सामने, एक तो फिशरीज मिनिस्टर था और एक और मिनिस्टर था। उन दोनों की किसी ने प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन मांगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया नरेंद्र मोदी साहब को 3 महीने में प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दो, उन्होंने देने से मना कर दिया। इसका मतलब सीधे सीधे उनका कोई इंटरेस्ट है। वो क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं सोलंकी साहब को? अगर वो निर्दोष हैं सोलंकी साहब तो जांच तो कराओ कम से कम। वो हमने बोला, तो हमने कहा इसीलिए ये लोकायुक्त नहीं बना रहे हैं क्योंकि इन सबकी जांच शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए अरविंद जी। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे साक्षात, और रामदेव जी के साथ दिखेंगे 9 अगस्त को, ऐसा खुद वो कह रहे हैं। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।